अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और पेपर्स की तैयारी कर रहे होंगे। अच्छा, तो जैसा कि हमने क्लास में डिस्कस किया था कि हम गिट और गिटहब के बारे में कुछ सीखेंगे। हमने गिटहब का और गिट का एक बेसिक्स इंट्रोडक्शन क्लास में भी किया था और मैंने आपसे कमिट किया था कि आपको ये टूल यूज़ करना, टूल कह लें आप इसको, या इस गिट को या गिटहब को यूज़ करना, मतलब ये जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम है इसको यूज़ करना मैं आपको सिखाऊंगा। तो उसी सिलसिले में ये ट्यूटोरियल मैं बना रहा हूँ। ये ट्यूटोरियल आप तक पहुँचने में थोड़ा लेट हो गया है। उसके कुछ एक तो रीज़न्स हैं, मैं रिकॉर्डिंग कुछ इससे अच्छी क्वालिटी में चाह रहा था जो कि मैंने की भी थी और 2 दिन में मुसलसल करता रहा हूँ, लेकिन कोई ना कोई इस तरह का मामला हो जाता था जिस वजह से कुछ फाइल्स मिस हो जाती थी एडिटिंग के दरमियान या रिकॉर्डिंग के दरमियान। तो बस इक्विपमेंट का थोड़ा सा इशू मुझे आ रहा था, तो इस वजह से काफ़ी लेट हो गया। तो अभी मैंने फिर यही मुनासिब समझा कि हम जिस तरह से भी जल्दी से जल्दी हो सकता है मैं इसको कंप्लीट करके अभी आप लोगों को दूँ। तो होपफुली मैं इस ट्यूटोरियल को बोरिंग नहीं होने दूंगा, लेकिन अगर बोरिंग कहीं पे हो भी जाता है तो बियर विद मी। हम कोशिश करेंगे जितनी जल्दी और जितनी आसान लफ्ज़ों में और आसान तरीके से गिट और गिटहब को समझ सकते हैं वो समझें। तो मैं शुरू में थोड़ी सी स्लाइड्स आपको दिखाऊंगा जिसमें हम गिट का कॉन्सेप्ट समझेंगे, गिट है क्या बेसिकली, और फिर उसके बाद हम गिटहब को समझेंगे, गिटहब है क्या। फिर तीसरे नंबर पे हम लोग इसकी बेसिक कमांड्स देखेंगे। ये 3 चीज़ें देखने के बाद फिर हम प्रैक्टिस करेंगे, मतलब हम गिट को डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे और फिर गिटहब पे अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के बाद हम लोकल रिपोजिटरी बनाएंगे, लोकल रिपोजिटरी से पुश करेंगे कोड रिमोट रिपोजिटरी पे, फिर वहाँ से वापस हम क्लोन करेंगे या डाउनलोड करेंगे या उसको पुल कह लें पुल करेंगे। तो ये सारा एक ब्रीफ सा ओवरव्यू था जो मैंने इस पूरे ट्यूटोरियल का दे दिया मैंने आपको। तो अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है कि हमारे पास गिट है क्या। गिट बेसिकली वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। हमने ये क्लास में भी डिस्कस किया था कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, किस तरह से होता है। हमने एक मिसाल ली थी क्लास में कि 2 लोग मिलके काम कर रहे हैं और वो कैसे उसको कैसे इंटीग्रेट करके लेके चलेंगे। मैं आज मिसाल थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ, चेंज करके एक और तरीके से समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। वो ये कि हम अक्सर ऐसा होता है कि कोई एक सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। मैंने एक एग्जांपल आपको देता हूँ मैं कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया होगा। अब वो प्रोजेक्ट, एक एग्जांपल लेते हैं, बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम नॉर्मली स्टूडेंट्स बनाते हैं, या कैलकुलेटर का एक सिस्टम बनाते हैं सब। तो हम कैलकुलेटर की मिसाल ले लेते हैं। आपने एक साइंटिफिक कैलकुलेटर बनाया C++ पे, बेसिक सी मिसाल है, इससे रिलेट करने की कोशिश करें। अब उसके अंदर आपने 2-3 फंक्शनैलिटी, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये फंक्शनैलिटीज डाल दी आपने। अब वो आपका एक वर्जन बन गया है उस प्रोग्राम का या उस कोड का। अब आप कहते हैं कि मैं नेक्स्ट डे में आके इसके अंदर साइंटिफिक कैलकुलेटर की फंक्शनैलिटीज डालना चाहता हूँ, मतलब मैं उसके अंदर लॉग लेना चाहता हूँ, साइन, कॉस और टैन, थीटा वगैरह सब फाइंड करना चाह रहा हूँ। तो ये उसका नेक्स्ट वर्जन बन गया। अब होता ही है कि जो नेक्स्ट वर्जन आपका बनता है उसमें कोई इशू आ जाता है, मतलब आपका जो साइन का आपने फंक्शन लगाया है या आपने लॉग फाइंड करने का जो फंक्शन लगाया है उसमें मसला आ रहा है। अब उसकी वजह से आपका पूरा प्रोग्राम डिस्टर्ब हो रहा है। अब आप क्या चाह रहे हो कि मैं पहला जो वर्जन था मेरा जिसमें सिर्फ बेसिक फंक्शनैलिटीज होनी थी, मैं उस पर वापस जाना चाह रहा हूँ, रिवर्ट करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए हमें पुराना वर्जन देखना पड़ेगा। अब गिट यही काम आपका करता है कि आपका हर वर्जन, जैसे ही आप उस वर्जन को कमिट कर देते हो, कमिट का मतलब क्या है कि आप उसको सेव कर लेते हो, एक तरह से एक फोल्डर बना के उसका एक वर्जन बना के सेव कर देते हो। तो वो उसको सेव रखता है, फिर नेक्स्ट टाइम में जो आप अपडेट करते हो वो नेक्स्ट वर्जन बना के उसका रखता है। तो ये कैसे होता है, ये हम थोड़ा आगे जाके जब प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगा आपको। तो अब आसान लफ्ज़ों में कि ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, मल्टीपल वर्जन किसी भी सॉफ्टवेयर के। आप लोगों ने अक्सर वर्जन देखे होंगे। अगर आप लोग पाइथन या Node.js की वेबसाइट पे जाएं तो जैसे आप डाउनलोड करने में लगेंगे, इवन के गिट की वेबसाइट पे भी जब हम जाएंगे डाउनलोड करने के लिए तो इसका एक वर्जन आ रहा होगा। तो वहाँ पे भी मैं आपको बताऊंगा कि ये देखें ये वर्जन होता है और इस तरह से अपडेट होता है। मसलन आपने, हम मूवी की एक मिसाल लेते हैं, उससे आप रिलेट कर पाएंगे। अच्छा, रोबोट मूवी शायद आप सबने देखी हो, इंडियन मूवी थी। उसका पहले रोबोट आई थिंक रोबोट ही थी, उसका फिर 2.0 आया।
अब अगर मैं इसको कंफ्यूज नहीं कर रहा क्योंकि मैं बॉलीवुड मूवीज़ में ज़्यादा इन नहीं हूँ, तो मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि रिपोर्ट 2.0 भी आया था, तो वो भी बेसिकली उसका नेक्स्ट वेरिएंट था। तो ये वेरिएंट सेम इसी तरह की चीज़ है। ओके, अब हमने इसको यहाँ पे काफ़ी डिटेल डिस्कस कर लिया, अब हम आगे चीज़ें सिर्फ पढ़ते हैं। अच्छा, अब ये करता क्या है, ये ट्रेस करता है चेंजिंग को फाइल्स के अंदर। अच्छा, फिर उसके अलावा क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएंट कंट्रोल है। गिट बेसिकली इटसेल्फ एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर आप इसको कह सकते हैं, एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है जो कि वेरिएंट कंट्रोल करता है हमारे मल्टीपल वेरिएंट्स जितने भी हम किसी भी प्रोग्राम के बनाते हैं। अच्छा, अब उसके अलावा क्या करता है, रिट्रीव करता है एनी प्रीवियस वेरिएंट। मतलब आपके अगर 100, 200, 500 वेरिएंट्स भी हैं, उनमें से कोई भी आप, मतलब आपके 500 वेरिएंट्स बन गए हैं किसी प्रोग्राम के, आप चाहते हो कि मैं 331वां वेरिएंट निकालना चाह रहा हूँ, तो आप एग्जैक्ट उस वेरिएंट को सर्च करोगे और उसको निकाल लोगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके अलावा क्या होता है, ये लोकल और रिमोट रिपोजिटरीज रहता है। अच्छा, रिपोजिटरीज के कॉन्सेप्ट को समझ लें। रिपोजिटरी बेसिकली एक डिक्शनरी होती है। डिक्शनरी आपके कंप्यूटर सिस्टम में हम लोग कहते हैं किसी भी फोल्डर को डिक्शनरी बोलते हैं, और डिक्शनरी बेसिकली एक रिपोजिटरी होती है गिट के अंदर। तो कॉन्सेप्ट समझ आ गया, कोई भी एक फोल्डर जो गिट के अंदर होगा वो रिपोजिटरी कहलाएगा या डिक्शनरी कहलाएगा। आगे ये लफ्ज़ शायद दोबारा यूज़ हो, रिपोजिटरी तो बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, डिक्शनरी भी शायद कहीं पे यूज़ हो, तो आपने उससे कंफ्यूज नहीं करना, वो एक तरह से आपका फोल्डर है। अच्छा, अब लोकल और रिमोट का क्या मतलब है। लोकल रिपोजिटरी वो होती है जो सिर्फ आपके सिस्टम के अंदर पड़ी है। अब वो सिस्टम के अंदर पड़ी है तो इसका मतलब है कि आप जब भी उसको दोबारा वहाँ से डाटा लेना चाहो लोकली अपने सिस्टम के अंदर, तो वो आप उस रिपोजिटरी से रिकवर कर सकते हो कोई भी वेरिएंट। और रिपोर्ट का मतलब ये है कि आप उसको इंटरनेट पे डाल देते हो। अब इंटरनेट पे डालने के लिए काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, जिसमें गिटहब जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। उसके अलावा और भी वेबसाइट्स हैं, आप सिर्फ इतना सर्च करें कि होस्टिंग वेबसाइट फॉर गिट, आपको लाइन मिल जाएगी, एक पूरी लिस्ट मिल जाएगी गिटहब को जो सपोर्ट करके होस्टिंग करती हैं, अब गिट को यूज़ करके जो होस्टिंग करती हैं। जब वहाँ के गिटहब में जाएंगे तो कुछ चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ओके, अच्छा, ये ट्रैक क्या करता है कि किसने, अब देखो यहाँ पे वो मल्टीपल वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है। अब ये ट्रैक क्या करता है कि किसने चेंजेस की थी, मतलब किस यूज़र ने चेंजेस की थी रिपोजिटरी के अंदर या कोड के अंदर, और कब की थी, दोनों का रिकॉर्ड रखता है। अच्छा, आसान लफ्ज़ों में अगर हम बताना चाहें तो ये क्या है, ये हिस्ट्री मेंटेन करता है आपके कोड की। ठीक हो गया। आई थिंक अब ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब जब आप किसी भी रिपोजिटरी को रिमोटली पुश कर देते हो तो क्या होता है, पुश कर देते हो, ये रिमोटली कमिट कर देते हो, ये रिमोटली अपलोड कर देते हो, ये सारी टर्म्स जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो सारा कुछ इसी ट्यूटोरियल में ही आपको क्लियर हो जाएगा। तो जैसे आप रिमोट रिपोजिटरी को पुश कर देते हो या कमिट कर देते हो रिमोटली किसी भी रिपोजिटरी को, तो क्या होता है कि वो इन्फॉर्मेशन कोई भी, अगर वो पब्लिक है तो कोई भी डेवलपर या कोई भी पर्सन उसको एक्सेस करके डाउनलोड कर सकता है, जिसको हम क्लोन करना कहते हैं या पुल करना कहते हैं। ठीक, और वो उस पर काम कर सकता है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं गिटहब पे। गिटहब क्या है बेसिकली, ये एक इंटरनेट होस्टिंग साइट है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, जो कि वर्जन कंट्रोल करती है, किसको यूज़ करते हुए, गिट को यूज़ करते हुए। गिट का मैंने क्या बताया, गिट बेसिकली एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है जो कि आपके वर्जन को कंट्रोल करता है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। अब उसी वर्जन कंट्रोल सिस्टम को यूज़ करते हुए ये एक होस्टिंग वेबसाइट है उसकी, जहाँ पे हम वो डाटा जाके रिमोटली होस्ट कर सकते हैं। अब रिमोट का जो लफ्ज़ जहाँ जहाँ पे भी यूज़ होगा, आप रिमोट से एक मुराद नहीं, सिर्फ एक ही मुराद ली जाती है कंप्यूटर साइंस में। रिमोटली का मतलब लफ्ज़ जब भी यूज़ होगा तो उसका मतलब होगा कि इंटरनेट। रिमोटली का मतलब आप कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो, और कहीं पे भी हम एक्सेस सिर्फ उस चीज़ को कर सकते हैं जो कि इंटरनेट पे हमारे अवेलेबल होगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब गिटहब जो है वो बेसिक सर्विसेज फ्री ऑफर करता है। बेसिक सर्विसेज में क्या है कि आप रिपोजिटरीज बना सकते हैं, आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, आप कोलैबोरेट कर सकते हैं। लेकिन अब इसकी कोलैबोरेशन की यहाँ पे पॉलिसी आएगी, वहाँ पे कोलैबोरेशन में वो 3 कोलैबोरेशन या 4 कोलैबोरेशन से ज़्यादा अलाउ नहीं करता। इसी तरह आप जो है वो प्राइवेट अपनी जो भी आपकी रिपोजिटरी होगी उसको प्राइवेट नहीं कर सकते, उसको पब्लिक रखना पड़ेगा। अगर प्राइवेट करेंगे तो उसका आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। अब ये गिटहब जो है वो Feb 8 2008 में इसको लॉन्च किया गया था।
तो इसकी बाकी डिटेल्स जो लोग करना चाहें, मैं ये स्लाइड्स का लिंक और विकीपीडिया के लिंक्स जो हैं ये मैं आपकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो की, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आप ये लिंक्स जो है वहाँ पे जाके इसको डिटेल से और देख सकते हैं। अच्छा, गिटहब ने कोविड के दिनों में कुछ अपनी पॉलिसीज चेंज की थी। उसके अंदर ये था कि आप अपने, आई थिंक सो, मुझे अभी ये कंफर्म नहीं है, इसको एक बार देखना पड़ेगा, लेकिन उसमें ये था कि अगर आप अपनी रिपोजिटरी को प्राइवेट करना चाहते हैं तो एक लिमिटेड रिपोजिटरीज तक आप उसको प्राइवेट भी कर सकते हैं। तो खैर ये जब आप लोग इसको रेगुलर यूज़ करेंगे तो फिर आपको ज़रूर समझ आएंगे कि ये क्या चीज़ें थी। ओके, अब हम आते हैं कुछ इसकी बेसिक कमांड्स की तरफ। कमांड्स को आप समझ लें, ये कमांड्स जो है ये आपकी सिर्फ बेसिक सी, बिल्कुल बेसिक सी कमांड है जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं, और ये कमांड्स आपको रट्टा मारने से नहीं आएंगी, ये कमांड्स आपको यूज़ करने से आएंगी। यूज़ करने का मतलब क्या है कि आपने जो भी कोड करना है उसको गिटहब पे डालने की आदत, गिटहब पे अपलोड करने की आदत डाल लें। मैं आपको एक सिंपल सी एक इमेजिनेशन वाली एग्जांपल देता हूँ। आप क्या करते हैं, आप तीसरे सेमेस्टर में हैं इस वक्त, आप लोग जब तक 8वें सेमेस्टर में पहुंचते हैं आप छोटे छोटे 1000 प्रोजेक्ट करते हैं। 1000 ना सही 50-60 तो कर ही लेंगे, 50-60 प्रोजेक्ट करते हैं। वो 50-60 प्रोजेक्ट आप गिटहब पे अपलोड करते जाएं साथ साथ। जो भी प्रोजेक्ट किया, आपने एक वेबसाइट बनाई है आप उसको गिटहब पर डाल दें। आपने एक छोटा सा C++ का कोड किया है आप उसको गिटहब पर डाल दें। अच्छा, ये गिटहब पर डालने का फ़ायदा क्या होगा, जो मैं बार बार आप लोगों को क्लास में भी इसी चीज़ पर जोर दिया था कि गिटहब पर डालें, अपने आप को रिमोटली अपनी जितनी चीज़ें हैं उनको रखें। अच्छा, गिटहब पर रखने का क्या फ़ायदा होगा, जैसे ही आपने कंप्लीट किया अपना BS और उसके बाद आप अपनी CV बनाने बैठे, आपको टोटल कितने प्रोजेक्ट्स अपने ऐसे होंगे जो याद होंगे कि हमने फ़लाँ टाइम में ये किया था। और अगर याद भी होंगे, अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आपको ने 50 प्रोजेक्ट्स किए थे, 50 के 50 आपको याद है, लेकिन आप वो 50 प्रोजेक्ट्स अपनी CV में लिख नहीं सकते। लिखोगे तो CV आपकी लंबी हो जाएगी और कोई भी उसको इंटरेस्ट लेके नहीं देखेगा किसने छोटी छोटी चीज़ें डाली हुई हैं। आप उन सारों की जगह आप क्या कर सकते हो, आप 1 से 2 या 3 मेजर प्रोजेक्ट्स जो आपके बहुत बड़े हैं वो आप CV में मेंशन करो, और उसके साथ साथ नीचे आप गिटहब का अपना अकाउंट डाल दें। ये गिटहब का मेरा अकाउंट है, इसके ऊपर मैंने अब तक जितना काम किया है सारा डाला हुआ। उसके दो फायदे होंगे। एक ये कि आपकी जो इमेज है वो CV के ऊपर बहुत अच्छी बनेगी कि इस बंदे को अब ये BS इसने किया है और इसको गिटहब का पता और उसकी एक अच्छी खासी रिपोजिटरी है। दूसरा ये कि ऐसी कोई कंपनी जो आपकी स्किल बेस पे आपको लेना चाहे वो आपकी वो गिटहब का अकाउंट खोल के लाजमी देखेगी और उससे उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बंदा काम का है, इसने छोटा छोटा काम गिटहब पर डाला है, तो इसका मतलब ये है कि ये लर्निंग करना चाह रहा है या ये काबिल है किसी काम करने में। तो ये अभी मैं शायद इसको उतने अच्छे से आपको समझा नहीं पाया या आपके जहन में उतने अच्छे से नहीं ये चीज़ें बैठेंगी, लेकिन ट्रस्ट में इसको मजबूरी समझ के, इसको शौक समझ के, इसको फ्यूचर की ज़रूरत समझ के करना शुरू कर दें। इंशाल्लाह आप लोगों को इसका फ़ायदा होगा, और जब कभी फ़ायदा होगा तो आप लोग शायद मुझे दुआएं दो। ओके, तो अब हम दोबारा आते हैं वापस अपने टॉपिक पे और इसकी कमांड्स को कुछ देख लेते हैं। कमांड्स आपने अब तक एक बार पढ़ ली होंगी साथ साथ। अच्छा, अब कमांड्स क्या कह रही हैं, सबसे पहले है गिट इनिट। इनिट जो है वो बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में इनिशियलाइजेशन की। अब हमने जब भी लोकली रिपोजिटरी कोई क्रिएट करनी है सबसे पहले हम ये कमांड देंगे। जैसे ये कमांड देंगे एक .git की फाइल बन जाएगी। वो कैसे बनेगी वो जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा। फिर उसके बाद क्या करना है कि आपने इंडेक्स के अंदर, मतलब जो आपकी एक रिपोजिटरी या डायरेक्टरी बन रही है उसके अंदर आपने फाइल्स को ऐड करना है। वो ऐड अगर एक फाइल करना चाह रहे हैं तो गिट स्पेस ऐड :: में फाइल का नेम और वो फाइल ऐड हो जाएगी। लेकिन नॉर्मली हम लोगों की जो प्रैक्टिस होती है वो सारी फाइल्स हमने ऐड करनी होती हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, गिट स्पेस ऐड स्पेस डॉट, जिस तरह मैंने लिखा हुआ है सेम इसी तरह। तो ये डॉट क्या करेगा, आपकी जितनी उस फोल्डर के अंदर फाइल्स होंगी वो सारी इंडेक्स के अंदर ऐड कर देगा या फिर डायरेक्टरी के अंदर ऐड कर देगा। ओके, इसके अलावा क्या होता है कि हम स्टेटस देखना चाहते हैं कि हमारी गिट के जो हमने इनिशियलाइज करवा दी है उसके अंदर क्या स्टेटस है, मतलब हमारा कितना डाटा जो है वो रिपोजिटरी के अंदर सेव हो चुका है और कितना डाटा भी रहता है। तो उसके लिए कमांड जो होती है गिट स्पेस स्टेटस। तो आप जैसे ये यूज़ करेंगे। अच्छा, $साइन जो मैंने डाला हुआ है
ये डॉलर साइन आपको ऑटोमेटिकली गिट बैश के अंदर आएगा, जब हम काम करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। तो ये मैंने सिर्फ यहाँ पे साइन डाला, आपने जो कमांड लिखनी है उसके अंदर डॉलर साइन ही डालना, वो गिट के साथ शुरू होगी। अच्छा, गिट स्टेटस के बाद आएगा गिट कमिट। कमिट का मतलब ये है कि आपने सारा डाटा एक बार ऐड कर दिया उस डायरेक्टरी के अंदर या रिपोजिटरी के अंदर, अब आप उसका एक वर्जन क्रिएट करके सेव करवाना चाह रहे हो। तो जैसे आप लिखोगे गिट कमिट और इसके बाद एक हम जब करेंगे वर्किंग मैं आपको बताऊंगा, तो -m लिख के फिर एक मैसेज छोड़ देते हैं। वो मैसेज क्या है, वो आपका वर्जन नंबर याद रखने का एक जरिया है। फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट कमिट की, मैंने उसका नंबर लिख दिया गिट कमिट -m मैसेज और डबल कॉमास के अंदर मैंने लिख दिया वर्जन 1.0। मैंने उसको रिपोजिटरी को सेव कर दिया। नेक्स्ट टाइम मैंने उसके अंदर चेंजिंग की और फिर उसको किया, फिर वही दोबारा पूरा प्रोसीजर आएगा। गिट ऐड किया, ऐड करने के बाद मैंने जब उसको दोबारा कमिट किया तो मैंने -m डबल कोमा उसके अंदर मैं लिख दिया वर्जन 2.0 या 1.1, जिस तरह भी आप लिखना चाहो। तो ये वर्जन्स इस तरह से मैनेज होते हैं। कल को आप अगर वर्जन को पुराना ढूंढना चाह रहे हो तो आप क्या करोगे, आपको याद होगा कि आपने किस मैसेज के साथ या किस टाइटल के साथ वो वर्जन सेव किया था और वो उस वर्जन को आप वहां से जाके निकाल सकते हो। अगर आपको वर्जन भूल भी जाता है फॉर एग्जांपल, तो आपके पास एक कमांड होती है जिसके थ्रू आप सारी लिस्ट निकाल सकते हो कि वर्जन कौन कौन से है मेरे। फिर जिस भी वर्जन पे आप जाना चाहो, क्योंकि नाम देख के तो अंदाजा हो जाएगा ना किस वर्जन में कहाँ तक काम हुआ था, तो वो आप उस वर्जन के अंदर जाके सेव कर सकते हो। अगर वो भी नहीं याद रहता तो उसके लिए हम रीडमी की एक फाइल ऐड करते हैं, लेकिन ये एडवांस लेवल की चीज़ें हम उसको भी नहीं करते। जब आप काम करना शुरू करेंगे तो रीडमी फाइल का भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ओके, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमारी अगली कमांड है गिट पुश की। अब पुश की कमांड क्या करती है कि ये आपके जितनी रिपोजिटरी बनी हुई है लोकली, उसको रिमोटली गिटहब पे या कोई और वेबसाइट अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उस पर पुश कर देती है। अब उसके बाद कमांड आती है गिट पुल की। पुल क्या करती है, जो भी आपकी कमांड, जो भी आपकी रिमोट रिपोजिटरी के ऊपर लेटेस्ट डाटा है उस सारे को डाउनलोड करके आपके सिस्टम पे ले आएगी। अब अभी तक हम उसको अपलोड करने की बात कर रहे थे, अब पुल पे आके हम उसको डाउनलोड, मतलब एक सिस्टम पे मैंने कर लिया, अब दूसरे सिस्टम पे जाके अगर मैं उसको डाउनलोड करके यूज़ करना चाह रहा हूँ तो उसके लिए पुल की कमांड यूज़ होगी। और दूसरी कमांड कौन सी यूज़ होती है, वो क्लोन की होती है। अब क्लोन क्या करता है कि पूरे फोल्डर जो भी आपने डाटा जितना भी अब तक उस फोल्डर के ऊपर अपलोड किया है या उस रिपोजिटरी पे अपलोड किया है, तो वो पूरे का पूरा डाटा जो है वो आपको क्लोन करके डाउनलोड करके दे देता है वर्किंग के लिए। होपफुली इन कमांड की समझ आज आ गई होगी। आगे हम जब करेंगे तो फिर उसके बाद आपको डिटेल्स और समझ आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे दो कमांड्स हैं। ये कमांड सिर्फ एक बार यूज़ होंगी जब भी आप न्यू गिट किसी भी सिस्टम पे इंस्टॉल करोगे। उसके बाद जब हम इंस्टॉल करके कमिट करने लगेंगे तब हमें ये कमांड्स देनी पड़ेंगी। ये कमांड क्या है, कॉन्फ़िगरेशन की कमांड्स हैं। यहाँ पे वही आपने गिट कॉन्फिग स्टैंड फॉर कॉन्फ़िगरेशन _ग्लोबल यूज़र डॉट नेम आगे डबल कोलन के अंदर अपना नाम लिखना है। कैसे वो हम जब करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। अपना यूज़र नेम लिखना है। इसी तरह नीचे वो करने के बाद दूसरी कमांड आपने देनी है, उसके अंदर आपने यूज़र ईमेल देना है। ठीक, अब हम आ जाते हैं अपनी वापस वेबसाइट पे जहाँ से हमने गिट को डाउनलोड करना है। तो मैं यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, मैं इसी पे क्लिक करता हूँ और ये मेरे पास ओपन हो जाता है गिट। अच्छा, अब मैं इसको यहाँ से फ़िलहाल बंद कर रहा हूँ और मैं आता हूँ गूगल पे आके मैं लिखता हूँ गिट, गिट, एंटर प्रेस किया तो ये मुझे इस तरह के पेज पे ले आएगी। अब इसका जो पहला लिंक है ना git-scm, वही मैंने लिंक प्रेजेंटेशन के अंदर भी दिया था। आपने इसको खोल लेना है। मैंने इसको खोल लिया, अलग टैब में खोला तो ये इस तरह का एक पेज मेरे पास आ जाएगा। आपने इसको एक बार स्टडी करना हुआ तो आप स्टडी कर सकते हो। इसके ऊपर गिट की बेसिक डिटेल्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें वही वर्जन कंट्रोल सिस्टम जो मैंने दिया था। अब देखें ना, गिट का जो लेटेस्ट वर्जन है वो मुझे दे रहा है। गिट का लेटेस्ट वर्जन क्या है, 2.30.1। अब ये वर्जन है। अब जब तक अब वर्जन्स कैसे कंट्रोल किए जाते हैं, नॉर्मल प्रैक्टिस यही चलती है कि जब आप बहुत मेजर चेंज करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर तो उसका पहला लफ्ज़ चेंज होता है। मतलब जिस तरह ये 2 लिखा हुआ ना, ये 3 हो जाएगा जब बहुत मेजर चेंज आएगा। जब उससे थोड़ा माइनर चेंज आएगा तो फिर हम आगे वाला जो डॉट के बाद का वर्जन है ना 30,
ये 1 से शुरू हुआ था और 30 तक आया, 0 से शुरू हुआ था और 30 तक आया। अब ये आगे चलता जाएगा जब तक इसमें माइनर माइनर से चेंजेस होते रहेंगे। इसी तरह उसके बाद फिर एक डॉट है, फिर 1 है। अब जो 30 वाला वेरिएंट था उसके अंदर 2.30 वाला जो वेरिएंट था उसके अंदर फिर आगे उससे भी माइनर चेंज जब आएगा तो 1 आएगा। अब 1 के बाद अगर दोबारा इस तरह का बिल्कुल माइनर सा चेंज आता है तो ये 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस तरह से वेरिएंट कंट्रोल होते हैं। इसी तरह से आप भी अपने वेरिएंट कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, अब मुझे लगता है कि बातें कुछ ज़्यादा लंबी होती जा रही हैं, हम इसको प्रैक्टिस की तरफ आते हैं। अच्छा, आपने क्या करना है, नीचे लिखा हुआ है डाउनलोड वेरिएंट फॉर विंडो, वेरिएंट का नेम लिख के आपने इस पर एक बार क्लिक करना है। जैसे आपने क्लिक किया ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी डाउनलोडिंग। मैंने क्योंकि डाउनलोड करके पहले रखा है टाइम बचाने के लिए, तो मैं इसको यहाँ से कैंसिल करता हूँ, अपने डाउनलोड्स में जाता हूँ और वहाँ से जाके डाउनलोड्स में आया। यहाँ पे मेरे पास गिट पहले से इंस्टॉल है, मैं इसको यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ और इंस्टॉल करता हूँ। अच्छा, हमने यहाँ पे सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, इसके अंदर हमने कोई चेंजिंग्स नहीं करनी। इसकी जो प्री रिक्विजिट या रिकमेंडेड चीज़ें हमने उसी तरह लेके चलना है। मैं सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट कर रहा हूँ और इसको इंस्टॉल कर देंगे हम इसी तरह ही। क्योंकि आप लोग बेसिक लेवल पे हैं तो इसलिए आपको ज़्यादा चेंजिंग्स की अभी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। और वैसे नॉर्मली भी एक प्रोफेशनल मीडियम लेवल के प्रोफेशनल्स के लिए भी चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप गिट के साथ बहुत हैवी ड्यूटी काम करोगे फिर चेंजिंग्स कर सकेंगे। तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे इंस्टॉल होने लगा है, हम इसका वेट कर लेते हैं। ओके, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम जाते हैं अपना वापस गिटहब के गूगल पे, और गूगल पे आके गिटहब को सर्च करते हैं। ओके, आगे वापस हम गूगल पे, यहाँ पे हमने लिखा गिटहब, गिटहब लिख के एंटर प्रेस किया जैसे ही, तो ये गिटहब आ गया। गिटहब का पहली वेबसाइट गिटहब की ही है, हमने इसको भी ओपन कर लिया और यहाँ पर आ गया। आपको इस तरह का एक पेज शो होगा। आप लोगों का क्योंकि पहले अकाउंट नहीं बना तो आप लोगों ने साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे एक यूज़र नेम मांगेगा, ईमेल एड्रेस मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा। उसके बाद यहाँ पे ये वेरिफिकेशन का एक देगा। आप जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे ये कहेगा कि पिक द स्पाइरल गैलेक्सी। स्पाइरल गैलेक्सी आपने करनी है, जिस तरह ये मैंने सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये इसको सेलेक्ट किया एक बार, फिर दोबारा मुझे देगा कि एक बार फिर से चूज़ करें, फिर मैंने उसको सेलेक्ट किया तो उसने कहा कि वेरीफाइड, अब आप क्रिएट अकाउंट कर सकते हैं। जब ऊपर डिटेल्स दी होंगी तो ये ब्लू हो जाएगा, आप इसको क्रिएट अकाउंट कर सकते हैं। क्योंकि मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है तो मैं सिर्फ उसको लॉगिन करता हूँ। मैं अपना यूज़र नेम दिया और उसके बाद मैंने पासवर्ड दिया। ओके, आई थिंक मेरा यहाँ पे लॉगिन क्यों नहीं हो रहा। ओके, मैं लॉगिन की चीज़ इशू को देख लेता हूँ कि क्या आ रहा है। ओके, यहाँ पे अब हम देखते हैं कि जैसे ही हम वापस आते हैं। ओके, पीपीटी को मैं बंद कर देता हूँ, पीपीटी को ख़त्म कर दिया मैंने यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे गिटहब का जैसे ही सेटअप कंप्लीट हुआ है तो उसके बाद मुझे 2 ऑप्शन दे रहा है। ये वाला चेक होगा आपका, ये ऊपर अनचेक होगा, आपने दोनों को अनचेक करना है। अब वो पूछ रहा है कि लॉन्च कर दूँ गिट बैश को, हमने कहा भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको भी रहने दो। तो यहाँ पे मैंने इसको फिनिश पे क्लिक किया तो ये बंद हो गया फ़िलहाल। अभी हम वापस आते हैं अपने गिटहब पे ही, और यहाँ पे क्योंकि मेरा पासवर्ड ठीक से नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल पॉज कर रहा हूँ एक बार, और दोबारा यहाँ से मैं कंटिन्यू करूँगा गिटहब के पासवर्ड के साथ और गिटहब को लॉगिन करके।
ओके, तो मैंने पासवर्ड अपना रीसेट कर लिया है और मैं यहाँ पे आके लॉगिन करूँगा। जैसे मैंने लॉगिन किया तो ये मुझे इसके होम पेज पे लाएगा। तो होम पेज की लुक कुछ इस तरह से होगी जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे लॉगिन करेंगे या जैसे साइन अप करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली इस पेज पे लाएगा। तो उसकी लुक कुछ इस तरह से होगी। अच्छा, यहाँ पे मेरी कुछ इस साइट पर रिपोजिटरीज बनी हुई हैं। ये आप जब बनाएंगे तब उस वक्त में आपकी नहीं होंगी, तो इसलिए इसका कोई इशू नहीं है। ये मैंने क्योंकि 2 रिपोजिटरीज बना चुका हूँ तो इसलिए यहाँ पे मेरी रिपोजिटरीज शो हो रही हैं। अच्छा, अब क्योंकि लॉगिन कर लिया आपने, अब यहाँ पर आके आपने देखना है, यहाँ पे आपका प्रोफाइल का ऑप्शन है। यहाँ पर एक बार आके क्लिक करेंगे तो ये आपको इस तरह का ड्रॉप डाउन खुल जाएगा। यहाँ पे आपने अपने यूज़र नेम पे एक बार क्लिक करना है। यूज़र नेम पे क्लिक किया तो आपको इस तरह का एक डैशबोर्ड नज़र आएगा। इस डैशबोर्ड में आपने अच्छी सी अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगानी है, अपना जो है वो इंट्रोडक्शन हल्का सा लिखना है, एडिट प्रोफाइल करके। मैंने अभी नहीं लिखा हुआ और आई थिंक मैंने ये लिखा हुआ है यहाँ पर। तो आप लोगों ने अपना जो है वो इंट्रोडक्शन बेसिक सा डालना है और उसके बाद ये आपको कुछ नज़र आएंगे डॉट्स। अब यहाँ पे ऊपर देखें मंथ के नाम नज़र आ रहे हैं। मंथ्स के अंदर आपको हर दिन में जो भी आप काम कर रहे हो वो वर्किंग यहाँ पे नज़र आएगी। जिस तरह ये ग्रीन हुए हैं, इन दिनों में मैंने रिपोजिटरीज की थी, पुश की थी, या डाटा जो है वो रिमोटली पुश किया था, तो वहाँ पे वो ग्रीन आ जाएगा। तो इससे आपकी प्रोग्रेस जो है वो नज़र आती है। अब फॉर एग्जांपल जो मैंने पहले बात की थी, आप अगर जॉब सीवी के अंदर जॉब इंटरव्यू से पहले सीवी या ड्रॉप करते हो, उसके अंदर अगर आपने रिपोजिटरी या आपने गिटहब का लिंक डाला होगा, अब जो भी आपका एम्प्लॉयर है वो आके सिर्फ आपका अकाउंट देखेगा और यहाँ पे जब उसको भर के ग्रीन नज़र आएगा ना कि इस बंदे ने इतनी कमिट्स की हुई हैं डेली की या एक रूटीन से कर रहा है, इतने मन से काम कर रहा है, मतलब रेगुलर है गिटहब पे, तो उसको उसी से ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कितने काबिल हो। बेशक आपने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स ही डाले हुए हो, तो वो एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। मेरी जो ओरिजिनल मेरा बेसिक अकाउंट है जिसमें मैं डेवलपमेंट करता हूँ, उसमें डेली की 1 मिनट लाजमी है। 1 मिनट में लाजमी करता हूँ, ताकि मेरी बहुत कम होता है कि मैं किसी दिन भूल जाऊँ करना। नहीं तो जो भी थोड़ा बहुत काम मैं बेशक 1 या 2 लाइन भी अगर मैं लिखता हूँ कोड की, तो उसको मैं लाजमी पुश कर देता हूँ, ताकि वो मेरा एक रिकॉर्ड बनता रहे कि एक मैं कंटिन्यूसली कमिट कर रहा हूँ या कंटिन्यूसली डाटा है वो अपलोड कर रहा हूँ। ओके, अब ये आपको इस तरह से कोई डैशबोर्ड नज़र आ जाएगा। इसको आप अच्छी तरह से सर्च करें, जहाँ पे कोई मसला आता है वो मेरे से आप पूछ सकते हैं। अच्छा, अब हमने यहाँ पे एक न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करनी है। हमने रिमोटली एक फोल्डर अपना क्रिएट करना है जिसमें हम अपना कोई भी प्रोजेक्ट सेव कर सकें। तो होगा क्या, आपने प्लस के साइन पे क्लिक करना है, न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक करना है। जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो ये पेज आपके पास खुल जाएगा। यहाँ पे आपने आपका यूज़र नेम आ रहा है, यूज़र नेम के साथ आपने अपना यहाँ पे रिपोजिटरी का नाम देना है। अच्छा, मैं टेस्ट रेपो, क्योंकि ये मैंने पहले बना चुका हूँ इस नाम से, इसलिए मुझे दोबारा अलाउ नहीं कर रहा। मैं टेस्ट रेपोजिटरी 3 बनाता हूँ, क्योंकि 2 भी मैंने बना ली थी कल जब इसको अपलोड करने की कोशिश कर रहा था या रिकॉर्डिंग करने की जब कोशिश कर रहा था, उस टाइम में मैंने बना ली थी। तो अभी ये हमारा क्लियर हो गया। अब नीचे वो कुछ कह रहा है पब्लिक प्राइवेट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह रीडमी फाइल और गिट इग्नोर की फाइल। रीडमी फाइल के अंदर आप अपने वेरिएंट्स की और अपने जो भी रिपोजिटरी बना रहे हो उसकी डिटेल डाल सकते हो। इसी तरह डिस्क्रिप्शन में भी आप अपने प्रोजेक्ट की डिटेल डाल सकते हो। रिपोजिटरी की, जो भी रिपोजिटरी आप बना रहे हो उसकी। इसी तरह जो गिट इग्नोर है, वो .git इग्नोर की फाइल ऐसी होती है जो आपकी ऐसे फोल्डर्स जिनको आप इग्नोर करना चाह रहे हो, जिनको आप अपलोड नहीं करना चाह रहे, वो फोल्डर्स होते हैं। है ये एडवांस लेवल की चीज़, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता देता हूँ कि जब भी आप किसी हैवी सॉफ्टवेयर बनाते हो या हैवी वेबसाइट बनाते हो तो उसके अंदर कुछ लॉग फाइल्स बनती हैं। जैसे आप उसको लाइव करने की कोशिश करते हो तो लोड होती हैं कुछ फाइल, तो हर बार में एक डाटा बनता रहता है। उसको हर बार पुश करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो अगर डिलीट भी हो जाए तो वो टेम्परेरी डाटा होता है, वो डिलीट होने से किसी मेजर फंक्शन को इशू नहीं होता। तो ऐसी फाइल को हम इग्नोर कर देते हैं, तो ये उसके लिए है। तो हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं आते, जब आप प्रोफेशनली काम करेंगे तो ज़रूर आपको समझ आ जाएगी। तो हमने करना क्या, हमने क्रिएट रिपोजिटरी कर देनी है, दैट्स इट। जैसे हमने रिपोजिटरी क्रिएट की तो अब हमें वो कुछ चीज़ें बता रहा है। क्या चीज़ें बता रहा है, वो कह रहा है कि आप अपनी जहाँ पे भी लोकल रिपोजिटरी है वहाँ पर जाके गिट इनिट करो। ये कमांड हमने अभी पढ़ी थी थोड़ी देर पहले कि इनिशियलाइज करो। पहले
इनिशियलाइज के बाद क्या कह रहा है, वो कह रहा है रीडमी फाइल ऐड करो। रीडमी फाइल प्रोफेशनल काम करने वालों के लिए ज़रूरी होती है कि आपको उससे पता चल जाता है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या हमने डाला है, लेकिन हम ना भी करेंगे तो कोई इशू नहीं। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि गिट कमिट करो। कमिट हमने पहले भी कमांड पढ़ी है। अच्छा, अब उसके बाद वही मैसेज वाली कमांड भी वो दे रहा है कि ये कमांड मैसेज की यूज़ करो। अब वही -m जो मैं पहले डिटेल से बता चुका हूँ, वो मैसेज होगा। उसके बाद डबल कोमास के अंदर, जिस तरह ये इसने फर्स्ट कमिट लिखा है, और डबल कोमास के अंदर आपने उस रिपोजिटरी का वर्जन बता देना है, उस कमिट का वर्जन बता देना है। कि उसके बाद इसकी अब जो हमारी चीज़ें हैं इसकी गिटहब की, वो कुछ बताने लगा है। वो क्या है, वो कहता है कि पहले मेन ब्रांच पे आ जाओ। मेन ब्रांच पे आके अब होता क्या है कि ये ट्री की तरह फैल जाती हैं सारी मेन ब्रांच, फिर उसके बाद सब ब्रांचेज उसके। तो हमने पहले मेन ब्रांच पे आना है ताकि हमारा जितना भी ओवरऑल डाटा है वो सारा अपलोड हो सके। तो नॉर्मली तो मेन ब्रांच पे ही होता है या मास्टर ब्रांच पे ही होता है हमारा गिट, लेकिन फिर भी कंफर्म करने के लिए, उसको इंश्योर करने के लिए कोई मेन ब्रांच पे ही हो, हम ये कमांड पुट करते हैं। जैसे ये कमांड पुट करेंगे तो मेन ब्रांच पे आ जाएगा। मेन ब्रांच पे जैसे ही आएगा तो फिर हमने उसको क्या देना है, गिट रिमोट ऐड। वही ऐड वाला ऑप्शन जो हमने पहले लोकल रिपोजिटरी पे दिया था, लेकिन अब की बार क्या होगा, हमने रिमोट पे ऐड करना है उसको। रिमोट पे ऐड करके वो कहेगा ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब ये है कि कहाँ पे सेव करना है। कहाँ पे सेव करने में वो आगे आपको एड्रेस दे रहा है उसका, http गिटहब। गिटहब पे आना है। गिटहब के अंदर कहाँ पर आना है, आपने इस यूजर नेम पे आना है। उस यूजर नेम के अंदर कहाँ पर आना है, उस यूजर नेम के अंदर इस रिपोजिटरी के अंदर आना है, और यहाँ पर आके सेव कर देना है। जब ये पूरा पाथ उसको समझ आ जाएगा तो अगली लाइन में क्या कह रहा है, गिट पुश। डाटा जितना भी पड़ा है उसको अपलोड कर दो। गिट पुश, पुश कर दो डाटा कहाँ पे, अपलोड। अपलोड कर दो। अपलोड कहाँ पे करना है, ओरिजिन बताओ। ओरिजिनल कौन सा है, जो मेन के पास है। मेन हमने ऊपर दे दिया था, वही ओरिजिन मेन के पास है, आपने वो पुश कर देना है। ठीक हो गया। नीचे भी वही आखिरी 3 कमांड्स हैं। अगर आपकी लोकल रिपोजिटरी पहले से बनी हुई है तो वो 3 कमांड सारी यहाँ से दे देनी है। तो अब हमारे पास यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई है गिटहब के लेवल पे। अब हम आते हैं लोकली कैसे रिपोजिटरी क्रिएट करनी है। वापस से डेस्कटॉप पे मैंने अपना एक सॉफ्टवेयर, जो मैंने एक वेब ऐप बनाई थी वो रखी थी। ये मेरी वेब ऐप है बेसिक सी। जब मैंने डेवलपमेंट पाइथन में शुरू की थी, उन दिनों में मैं लर्निंग के लिए कुछ ऐप्स क्रिएट कर रहा था, उनमें से ये एक ऐप है। मैं आपको अपना यूज़र नेम, वो तो आपको पता चल ही गया, गिटहब पे आके हे अब्दुल्ला 01 लिखेंगे, HI अब्दुल्ला 01, तो वो मेरी रिपोजिटरीज खुल जाएंगी आपके सामने। तो वहाँ से आप लोग ये डाउनलोड करके देख भी सकते हैं। ओके, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर आके राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करेंगे तो आपको ये यहाँ पे गिट UI हेयर, GUI हेयर और गिट बैश हेयर। अच्छा, GUI जो है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू आप कमांड्स जो है वो इसी तरह अपलोड करते हैं, लेकिन मैं उसको प्रेफर नहीं करूँगा। मैं ही नहीं, कोई भी प्रेफर नहीं करेगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास UI अवेलेबल नहीं होती, तो हमें कमांड लाइन के थ्रू भी पुश करना पड़ता है कोड। तो जब तक आपको कमांड्स याद नहीं होंगी या कमांड्स का पता नहीं होगा, तब तक आप नहीं कर पाएंगे CMD के थ्रू या कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू। तो इसलिए बेहतर ये है कि गिट बैश को यूज़ करें। और गिट बैश पे आए, यहाँ पर आए तो उसने हमें पाथ पहले दे दिया। पाथ क्या है, डेस्कटॉप, मतलब मेरा सिस्टम है, सिस्टम के ऊपर डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप के अंदर टू डू ऐप का प्रोजेक्ट है। अच्छा, अगर आप किसी बाहर से कहीं से आपने गिट बैश पे आए तो आपने उस पाथ के अंदर आके उस स्पेसिफिक फोल्डर जिसको पुश करना है उसके अंदर लाजमी आ जाना है। ओके, यहाँ पे मैं पहली कमांड देता हूँ गिट इनिट की, GIT गिट INIT। गिट इनिट मैंने दिया। जैसे ही इसने गिट इनिट किया, पीछे देखें बैकग्राउंड में एक फोल्डर क्रिएट हो गया जिसका नाम है .git। अब ये हो सकता है आप लोगों के सिस्टम पे शो ना हो। वो शो ना होने की वजह क्या है कि आप लोगों ने फाइल, जो हिडन फाइल्स होती हैं, वो शो नहीं की होती, उनको व्यू नहीं किया होता या अनेबल नहीं किया होता। उसको अनेबल करने के लिए आप ऊपर जो हमारे पास टूल बार है उसके अंदर आएंगे, व्यू में। व्यू के अंदर आपको यहाँ पे हिडन आइटम्स नजर आ जाएगा। ये विंडो 10 का मैं बता रहा हूँ। तो जैसे आप हिडन आइटम को अनचेक करेंगे तो वो फाइल गुम हो गई, मतलब जो हिडन फाइल थी वो हिडन हो गई। जैसे मैं उसको दोबारा करूँगा तो वो व्यू होने लग पड़ी है। तो आपने इस चेक बॉक्स को चेक कर देना है। अगर विंडो 10 में है तो ये आपको हिडन फाइल्स नजर आने लग पड़ेंगी। वैसे इसको मैंने भी कभी ज़िंदगी में नहीं खोल के देखा कि अंदर इसके अंदर क्या डिटेल्स हैं या किस तरह से वर्किंग हो रही है, और आपको भी ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप फिर भी यहाँ पर .git की फाइल देखना चाहते हैं ताकि आपको ये कंफर्म हो कि आपकी रिपोजिटरी जो है वो बन चुकी है या नहीं, तो उसके लिए आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अब हम, अगर आपके पास विंडो 7 या कोई और पुराना वर्जन है तो आप इंटरनेट से चेक कर सकते हैं कि हिडन फाइल कैसे देख सकते हैं, तो वो आपको बता देंगे। ओके, वापस हम आते हैं, गिट इनिशियलाइज हो गया। इसके बाद हम स्टेटस चेक करते हैं। गिट
स्टेटस। जैसे ही मैंने गिट स्टेटस चेक किया तो उसने मुझे रेड करके सारी फाइल दे दी हैं। ये कमांड्स आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएंगी। वो क्या कह रहा है कि अब आप इसको ऐड करो, पहले कमांड भी साथ में दे रहा है। अब मैं वही कमांड उसकी फॉलो करता हूँ, गिट ऐड कर देता हूँ। ऐड किया तो वो कह रहा है कि ऐड, आपने सिर्फ ऐड लिखा है, या तो फाइल का नेम दें या डॉट डालें, जो डॉट मैंने आप लोगों को कमांड्स के अंदर बताया था। तो मैं क्या करता हूँ, दोबारा अब आप अपर एरो प्रेस करेंगे तो आपको वही कमांड जो आपने लास्ट टाइम दी थी वो आ जाएगी। मैं स्पेस दे के डॉट ऐड करता हूँ और एंटर करता हूँ। तो ये 2-3 मिनट लेगा, 2-3 मिनट नहीं, चंद सेकेंड्स लेगा, और उसके बाद ये ऐड कर देगा हमारी जितनी भी फाइल्स। अब ऐड हो गई। अब मैं दोबारा स्टेटस चेक करता हूँ, गिट स्टेटस, एंटर प्रेस किया। जितनी फाइल्स हैं मेरी पैकेजेस, क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट था तो उसकी जितनी फाइल्स हैं सारी लाइब्रेरीज और सब कुछ उसने ऐड कर दिया है उस रिपोजिटरी के अंदर, लोकल रिपोजिटरी के अंदर। अभी ये लोकली काम हो रहा है सारा। ओके, इसके बाद हमारी कौन सी कमांड थी, हमने कमिट करना है, गिट कमिट -m। मैसेज मैंने आपको कहा था फर्स्ट कमिट, मैं इसको दोबारा की उस डिटेल में नहीं लेके जा रहा, बस मैं पुट कर रहा हूँ मैसेज COMMIT कमिट। ओके, इसको मैंने जैसे एंटर प्रेस किया तो अब यहाँ पे वो मुझे देगा, ओके यहाँ भी क्या, अब यहाँ पे मुझे देगा कि पहले भाई साहब कॉन्फ़िगर तो कर लो, कॉन्फ़िगरेशन तो कर लो। क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है इसलिए वो कॉन्फ़िगरेशन मांग रहा है, लेकिन जब एक बार कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी फिर वो आपका ही कॉन्फ़िगरेशन दोबारा नहीं मांगेगा। जब तक आप उसको अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल नहीं करते तब तक वो कॉन्फ़िगरेशन नहीं मांगेगा। ओके, अब हमने वही कमांड ऊपर फॉलो कर लेनी है, गिट कॉन्फ़िग CONFIG कॉन्फ़िग ग्लोबल, सॉरी मेरे स्पेलिंग कुछ इसी तरह के हैं तो बेयर विद मी। ईमेल मैंने लिख दिया है, ईमेल लिखा और उसके बाद स्पेस और डबल ब्रैकेट्स के अंदर मैंने अपना ईमेल दे दिया। आप लोगों ने अपना ईमेल दे देना है 01@gmail.com और डबल कोमा बंद, और मैंने इसका एंटर प्रेस कर दिया। ओके, कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब मैं दोबारा फिर अपर एरो यूज़ करते हुए यूज़र तक डाटा वही रहने देता हूँ। यूज़र के बाद मैं नेम लिख देता हूँ, स्पेस डबल कोमा ओपन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अब्दुल्ला, और यूज़र नेम मेरा था अब्दुल्ला। ज़रूर ये आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप वही यूज़र नेम रखें जो आपका गिटहब पे है। ओके, मैंने इसको एंटर किया, अब इसने ओके कर दिया। अब मैं दोबारा आता हूँ गिट कमिट पे। अगर लिखना चाहते हैं तो पूरा लिख लें, अगर मैं नहीं लिखता क्योंकि मेरे स्पेलिंग्स ऊपर नीचे हो जाते हैं तो मैं वही अपर की प्रेस 2-3 बार किया तो मेरा जो पहले कमांड मैंने दी थी वो आ गई। मैं इस पे आके एंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखें सारा कोड जितना भी था जो हमारे पास ग्रीन पहले शो हो रहा था ऐड होने के बाद वो वाइट हो गया है। मतलब अब ये रिपोजिटरी के अंदर ऐड हो गया है, लोकल रिपोजिटरी के अंदर ऐड हो गया है और एक वर्जन बन के सेव हो गया है। अब इसके बाद जो भी मैं चेंजिंग करूंगा वो वर्जन 2 के अंदर आएंगी या नेक्स्ट वर्जन के अंदर आएंगी। मतलब नेक्स्ट वर्जन अगर मेरा ख़राब हो जाता है और मैं चाहता हूं कि मैं उस वर्जन के अंदर जो मैंने फर्स्ट कमिट की थी जो भी डाटा था वो रिट्रीव करूं तो मैं दोबारा जाके इस डाटा को रिट्रीव कर सकता हूं। उसकी कमांड्स होती हैं, वो कमांड्स आपको इंटरनेट से बड़े आराम से मिल जाएंगी। मैं आप लोगों को इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि वो एडवांस लेवल पे चली जाएंगी और हमारा पहले लेक्चर जो है वो मुझे लगता है कि 30 मिनट से ऊपर जा चुका है तो इसको मैं और लेंथी नहीं करता। अच्छा, अब लोकल रिपोजिटरी हमारी क्रिएट होगी, कमिट भी हो गया। अब हमने इसको रिमोट पे पुश करना है। अब क्या करेंगे, अब वापस आएंगे हम अपने गिटहब पे। गिटहब के ऊपर वही जो उसने मेन ब्रांच दी थी हमने इस पूरी को कॉपी करना है, Ctrl+C। अच्छा, यहाँ पे देखें आपको यहाँ पे मास्टर नज़र आ रहा होगा, ये यहाँ पे मास्टर ब्रांच पे। अच्छा, अब गिटहब जो है वो मास्टर से भी इसको पुश कर लेता है और मेन से भी। पहले ये कोविड से पहले तक कि इसको मास्टर से ही पुश करता था और यहाँ पे जो गिटहब के ऊपर इस जगह पे जो कमांड्स होती थी वो सारी भी मास्टर के तरह के हिसाब से होती थी, मतलब मास्टर लिखा होता था उसके अंदर। लेकिन अब इन्होंने चेंज करके उसको मेन कर दिया, तो वर्ड मास्टर अभी भी यूज़ होता है और मेन भी यूज़ होता है। तो हमने जो क्योंकि जो लिखा हुआ है उसको फॉलो करना है, क्योंकि अभी हम बिगिनर लेवल पे हैं तो इसलिए हम यहाँ से इसको Ctrl+C करते हैं और यहाँ पे ला के पेस्ट कर देते हैं। Ctrl+V यहाँ पे नॉर्मली वर्क नहीं करता तो इसलिए राइट क्लिक करें, पेस्ट करें और एंटर प्रेस करें। आपने एंटर प्रेस कर दिया, मेन पे आ गया। देखिए मास्टर चेंज होके मेन पे आ गया।
अब हमने क्या करना है, अब हमने उसको रिमोट एक्सेस की लोकेशन देनी है। तो हमने यहाँ से इसको कॉपी किया, कॉपी करके इस पे आए और गिट बैश पे आके हमने पेस्ट किया, पेस्ट करके एंटर प्रेस कर दिया। अब उसको उसका पाथ भी मिल गया है। पाथ मिलने के बाद हमने क्या करना है, हमने जो आखिरी कमांड है पुश करने की, उसको राइट क्लिक किया। ओके, आई थिंक मेन का एन रह रहा है, कंट्रोल सी और यहाँ पे आके राइट क्लिक पेस्ट और एंटर प्रेस कर दिया। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा। अब ये टाइम कितना लेता है ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट पे और उसके साथ साथ आपके ओके परमिशन डिनाइड टेस्ट रिपोजिटरी। ओके, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो ये कि आपने कितना इंटरनेट आपका कितना वाइबल है और आपकी फ़ाइल कितनी, मतलब अगर इंटरनेट आपका अच्छा है तो टाइम कम लेगा, और इसी तरह आपका अगर फाइल छोटी है तो कम टाइम लेगा, बड़ी फाइल है तो ज़्यादा टाइम लेगा। ओके, अब यहाँ पे वो कह रहा है कि परमिशन डिनाई क्यों हो रही है, क्योंकि हमारे पास टेस्ट रिपोजिटरी डिनाइड तो ओके, क्योंकि यहाँ पे मेरा एक और गिटहब का अकाउंट चल रहा था, उसकी वजह से वो कह रहा है कि यूआरएल जो एक्सेस करते हैं तो उसमें वो एरर देता है। तो ओके, अभी मैं इसको सॉर्ट आउट कर लूँगा बाद में। अभी जब तक आप ये काम करेंगे उसके बाद आपको आपका जो डाटा है वो किस फॉर्म में नज़र आएगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप ये समझे कि ये कमिट पूरी होगी। अब ये मेरे पास एरर आ रहा है, ये मैं 110% श्योर हूँ कि ये एरर आप लोगों के पास नहीं आएगा। जब ये डाटा इस तरह से पूरा अपलोड हो जाएगा तो क्या होगा, आपको किस तरह से शो होगा वो मैं आपको पुराने डाटा में से, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, पुराने डाटा में से निकाल के दिखाता हूँ। मैं वापस आता हूँ इस आइकन पे डीपी के और यहाँ पर आके क्लिक करता हूँ अपने यूज़र नेम पे, और यहाँ पे मेरे पास ऊपर रिपोजिटरीज शो हो रही हैं। मैं रिपोजिटरी पे क्लिक करता हूँ। जैसे रिपोजिटरी पे क्लिक करता हूँ तो मैंने जितनी रिपोजिटरीज बनाई थी वो सारी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही हैं। अब जो सबसे पहली रिपोजिटरी मैंने बनाई थी 2 दिन पहले, तो उस रिपोजिटरी के ऊपर डाटा पुश हो गया था, सारा सेम डाटा था यही वाला, ये सारा डाटा पुश हो गया था। तो मैं इसको एक बार क्लिक करता हूँ और क्लिक करके जैसे ओपन करता हूँ तो ये मेरे पास वही डाटा जो यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पे देखिएगा आप, टू डू वो और वर्चुअल इन्वायरमेंट, वी इन्वायरमेंट हम उसको कहते हैं, VENV, और उसके बाद डॉट गिट इग्नोर, फिर dpsqlite3 manage.py और रिक्वायरमेंट डॉट txt। ये सारी फाइल्स मैं यहाँ पे देखता हूँ हैं, बिल्कुल हैं। टू डू वो भी, वर्चुअल VENV भी, मतलब वर्चुअल इन्वायरमेंट की जो फाइल है, इसी तरह DB की भी, manage.py की भी और रिक्वायरमेंट की, मतलब ये सारी फाइल्स उसी तरह यहाँ पर अवेलेबल हैं इस वक्त भी। अच्छा, तो ये तो अब हमारा सारा डाटा एक बार पुश हो गया। अब अगर आपका डाटा दोबारा पुश करने की जरूरत पड़े तो सेम प्रोसीजर, लेकिन अब की बार हमने क्या क्या नहीं करना, हमने इस अब की बार जब चेंजिंग्स होंगी तो हमने क्या करना है, गिट इनिट नहीं करना क्योंकि इनिशियलाइज तो एक बार हो गया। हमने गिट ऐड डॉट ये प्रेस करना है, सारा डाटा ऐड हो जाएगा। उसके बाद गिट हमने कमिट करना है, कमिट डैश m डबल कोमा, उसके अंदर आपने लिखना है सेकंड कमिट, क्योंकि अभी मैंने कोई चेंजिंग नहीं की इसलिए वो होपफुली हो सकता है कि वो कमिट ना ले। अच्छा, अब जैसे मैंने वो प्रेस किया तो देखें उसने मुझे कहा कि ऑन ब्रांच में नथिंग टू कमिट, तो उसने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है इस पर कमिट करने की क्योंकि आपने चेंजिंग्स ही कोई नहीं की। लेकिन अगर आपने चेंज किए होंगे तो यहाँ पे जिस तरह पहले कमिट हुआ था उस तरह कमिट हो जाएगा, और फिर उसी तरह आपने फिर अब दोबारा आपने वो पाथ नहीं देना। आपने जो पाथ हमने पहले ये दिया था ना, ये वाला, ये पाथ आपने अब दोबारा नहीं देना। आपने क्या करना है, जस्ट लिखना है गिट पुश, और जो पाथ पहले ऑलरेडी उस रिपोजिटरी, क्योंकि लोकली पहले बन रही है ना, उस लोकल रिपोजिटरी के ऊपर जो भी आपका रिमोट रिपोजिटरी का पाथ होगा उस पर ऑटोमेटिकली पुश कर देगा। आपने सिर्फ इतनी सी कमांड लिखनी है, गिट पुश, दैट्स इट, और सारा कोड आपका पुश होके यहाँ पर आ जाएगा। जिस तरह मैंने ये देखें फर्स्ट मॉड्यूल के नाम से पहली कमिट की थी, फिर मैंने फर्स्ट चेंज के नाम से सेकंड कमिट की थी, तो ये सारा कुछ आ जाएगा। अच्छा, ये सब तो हो गया हमारे पास, ये सब कुछ तो हो गया हमारे पास जो हमने पुश किया है अभी तक कोड। अब इसको डाउनलोड करके यूज़ भी तो करना है। अब डाउनलोड करना है तो आपने यहाँ पर आना है, यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको डाउनलोड जिप फाइल जो है वो दे रहा है। आप डाउनलोड जिप फाइल करेंगे तो आपके पास पूरा कोड फोल्डर जो है वो जिप रिपोजिटरी जो है फोल्डर की फॉर्म में, सॉरी फोल्डर की फॉर्म में जिप होके
डाउनलोड हो जाएगी, मैं दिखाता हूँ क्योंकि अब ये हो रही है, जैसे होती है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे वो फोल्डर पूरा बन जाएगा। आपने वही फोल्डर यूज़ करना पड़ना, एक ऑप्शन है ये। दूसरा ऑप्शन जो हमने क्लोन की कमांड यूज़ की थी, वहाँ पर आके आपने उसको कैसे यूज़ करना है कि ये लिंक आपका बना हुआ है रिपोजिटरी का, आपने इसको कंट्रोल C के साथ कॉपी करना है और उसके बाद डेस्कटॉप पे आके हमने न्यू फोल्डर क्रिएट किया। न्यू फोल्डर क्रिएट करके यहाँ पर आए, यहाँ पर हमने गिट बैश को ओपन किया। जैसे गिट बैश को ओपन किया, देखें अब यहाँ पे उसका पाथ चेंज हो गया। मेरा सिस्टम के ऊपर डेस्कटॉप के ऊपर न्यू फोल्डर, अब वो हमारा पहले प्रोजेक्ट वाला फोल्डर नहीं था। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लिखूँगा गिट क्लोन और उसके बाद वो पाथ पेस्ट कर दूंगा। सॉरी, यहाँ पे पेस्ट का कंट्रोल V का ऑप्शन नहीं चलता, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, पेस्ट करूँगा। ओके, रिपोजिटरी डज नॉट एक्सिस्ट, कॉपी नहीं हुआ था क्या, मैंने कॉपी कर लिया इसको, कंट्रोल सारे को कॉपी किया, यहाँ पे ला के लिखा गिट क्लोन स्पेस पेस्ट। जैसे ही मैंने पेस्ट किया, पहले आई थिंक कॉपी नहीं हुआ था, तो पेस्ट करके मैंने एंटर प्रेस किया। अब वो देखें क्लोन कर रहा है उस टेस्ट रिपोजिटरी से जो मैंने बनाई थी। अब ये देखें क्लोन पूरा होता है, जैसे ये अब ये डाउनलोडिंग हो रही है, बेसिकली क्लोनिंग हो रही है। अब ये सारा कुछ क्लोन बन गया। अब मैं जाता हूँ न्यू फोल्डर ओपन करता हूँ, तो न्यू फोल्डर के अंदर मेरी टेस्ट रिपोजिटरी जो मेरी ऊपर रिपोजिटरी का यहाँ पर नाम था, ये देखें यहाँ पे क्या नाम था इसका, टेस्ट रिपोजिटरी, वो टेस्ट रेपो के नाम से यहाँ पर भी आ गया है। मैं इस फोल्डर को ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे देखें वही .git की फाइल, वही टू डू और बाकी जितनी हमने फोल्डर्स देखे थे वो सारे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आके भी जब मैंने कोड को कंप्लीट कर लिया और उसके बाद उसको पुश करना है, तो मुझे दोबारा से इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखें .git की फाइल यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे अगर कोड चेंजिंग कर ली है, उसको अपलोड करना चाह रहा हूँ, तो गिट बैश पे क्लिक किया, गिट ऐड ऑल, ऐड हो गई। फिर गिट commit डैश मैसेज के साथ जो भी हमने लिखना है टेस्ट कमिट कर दिया और इसको प्रेस कर दिया। अब देखें उसने फिर मुझे कहा कि कोई आपकी चेंजिंग नहीं है, लेकिन अगर चेंजिंग होती तो वो ज़रूर उसको कमिट कर देता। कमिट उसके बाद फिर आपने क्या करना है, गिट पुश, दैट्स इट, आपने पुश कर देना उसको जिस तरह हमने पहले किया था। क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा एरर आ रहा है, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल एक टाइम में चल रहे थे गिटहब के अकाउंट या गिट के अकाउंट आप उसको कह लें, तो उसकी वजह से वो कॉन्फ़िगरेशन में इशू आ रहा था मेरा। लेकिन आपके 110% में श्योर हूँ कोई भी इशू नहीं आएगा। जिस तरह से मैंने कमांड्स बताई हैं उस तरह से आपने इसको फॉलो करना है। तो यहाँ पे पुश करेंगे तो डाटा जाने लग पड़ेगा। तो ये एक आसान तरीन तरीका था आपके वर्जन कंट्रोल सिस्टम का और गिट को और गिटहब को कैसे यूज़ करना है उस सब का। होपफुली आप सबको समझ आया होगा। और जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि आप सबके लिए कंपलसरी है कि आप लोगों ने गिट के अकाउंट गिटहब पे अकाउंट क्रिएट करना है, अपना कोड अब तक का जितना भी है वो पुश करना है, जो मैंने कमांड्स बताई हैं उसी तरह से। अब ज़रूरी नहीं है कि सारा डाटा एक फोल्डर में इकट्ठा करके आप लोगों ने पुश करना है, आप हर फोल्डर में जाके अलग अलग गिट जो है वो इनिशियलाइज कर सकते हैं, रिपोजिटरी लोकल इनिशियलाइज करें, उसको रिमोटली फिर पुश करें। और रिमोटली भी मतलब गिटहब पे भी आप जाके उतनी ही मल्टीपल रिपोजिटरीज बना सकते हैं। गिटहब पे अगर आप 1000 रिपोजिटरी पे बनाएंगे तो गिटहब आपको 1 रुपया चार्ज नहीं करेगा, तो आप मल्टीपल रिपोजिटरीज बना के वहाँ पे भी पुश कर सकते हैं। तो होपफुली आप सबको समझ आ गया होगा। जहाँ पे भी आप लोगों को लगे कि यहाँ पे हमें समझ नहीं आया या यहाँ पे इशू आ रहा है काम करते हुए, आप उसका स्क्रीनशॉट लें, मुझे व्हाट्सएप करें, मैं इंशाल्लाह आपको फौरी रिप्लाई करूँगा और आप लोगों को बताऊँगा कि कहाँ पे चेंजिंग्स की ज़रूरत है और कहाँ पे किस तरह से आगे लेके चल सकता है। तो स्टक हो के टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे स्क्रीनशॉट लेके सेंड करें, मैसेज करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा और हेल्प आउट करूँगा। तो होपफुली ये आप लोगों को ज़िंदगी में कई जगहों पे काम आएगा और जहाँ जहाँ पर भी काम आए मुझे दुआओं में आप याद रखिएगा। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। इसके अलावा मैं आपको कुछ 2-3 सॉफ्टवेयर जो हैं वो आपको और सिखाना चाह रहा हूँ बेसिक से, जिसमें हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर भी सीखेंगे जो जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इस वक्त स्क्रीन की,
और उस स्क्रीन रिकॉर्डिंग से मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग यूट्यूब अपना चैनल ओपन करके उस पर अपने काम की चीज़ें कैसे डाल सकते हैं, उस पर बेसिक वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। तो होपफुली वो सारा कुछ हम किसी और स्लाइड में, किसी और ट्यूटोरियल में देखेंगे। इसके साथ साथ आप लोगों को अगर कोई चीज़ सीखनी है तो मैंने आप लोगों को ओपन ऑफर दी थी, क्योंकि मुझे जो नज़र आता है कि हमने उतना नहीं पढ़ा। आप लोगों को शायद लगे कि बहुत पढ़ लिया हम लोगों ने, लेकिन मुझे पर्सनली पता है कि हमने उतना बिल्कुल नहीं पढ़ा जितना हमें पढ़ना चाहिए था। तो उस सब का कंपनसेट सिर्फ इसी तरह से किया जा सकता है, या मैं इसी तरह से करना चाहता हूँ, या मेरे ना इतना पढ़ाने की वजह भी यही थी कि वो कोर्सेज आप रट्टा मार के पास हो जाओगे, लेकिन ये जो स्किल्स आप लोगों को मैं सिखा सकूँगा वो आप लोगों के बाद में काम आएंगी। तो आप लोगों को जो भी चीज़ सीखनी है, जो आप लोगों को लगता है कि हमें सीखनी चाहिए, मैं उसका कोशिश करूँगा जो ट्यूटोरियल अभी आपने सुना है सारा, इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में कोई ट्यूटोरियल बना के आप लोगों को सेंड कर सकूँ और आप लोगों को सिखा सकूँ। अगर खुद नहीं सिखा पाया तो किसी और का ट्यूटोरियल बना हुआ आप लोगों को ज़रूर सेंड कर दूंगा यूट्यूब से ढूंढ के, ताकि आप लोग सीख सको। तो होपफुली आप सबको समझ आ गया होगा। और असाइनमेंट है ये आपके अकाउंट बनाना, तो आप सबने अकाउंट्स बना के अपने गिटहब पे उसका लिंक सेंड करना है। लिंक कहाँ से मिलेगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप जैसे ही ऊपर आइकन पे अपनी डीपी के क्लिक करेंगे और यूज़र नेम पे क्लिक करेंगे तो आपको ये डैशबोर्ड नज़र आएगा। इस डैशबोर्ड के ऊपर यूआरएल में देखेंगे तो आपको ये आपका यूज़र नेम और आपका लिंक क्रिएट हुआ मेरा, यहाँ से आपने कॉपी करना है। इसको कॉपी करके आपने अपने सीआर को सेंड कर देना है अलॉन्ग विद योर नेम एंड रोल नंबर। सीआर आपके जो हैं वो आपकी क्लास के सीआर, वो एक एक्सेल शीट में आपका नेम, रोल नंबर और प्लस आपका ये जो भी आपने यूआरएल सेंड किया होगा वो पुट करेंगे और मुझे सारी क्लास का इकट्ठा करके सेंड कर देंगे। अब आपके मार्क्स इस असाइनमेंट के भी लाजमी लगेंगे, और उसके अलावा जो मैंने आप लोगों को एक फाइनल प्रोजेक्ट दिया है वीडियो वाला कि वीडियो बना के आपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करना है, वो भी आप लोगों का लाजमी उसके मार्क्स पे लगेंगे। ये 2 मेजर मार्क्स होंगे आपके फाइनल्स में। तो बाकी जो है वो आपके एग्जाम वगैरह के मार्क्स होंगे, वो भी हम लोग ज़रूर लगाएंगे। तो होपफुली आप सबको समझ आया होगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और इतनी दूर तक अगर आप लोग आ गए हैं तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप कुछ सच में सीखना चाह रहे हैं, तो विश यू बेस्ट ऑफ लक और आई थिंक टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।